अब ईरान का ऑर्डर भी आ गया कि फौरी तौर पे जितने भी जहाज यहाँ पे मौजूद हैं, खासतौर पे रसूल खैमा के इलाके में, वो दुबई की तरफ चले जाएं और यहाँ से जितना फासला बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें, यहाँ से हम अपने लंगर उठा के दूर चले जाएं। ईरान ने ये वार्निंग जारी की है क्योंकि ईरान को लगता है कि यहाँ पे लड़ाई हो सकती है। अच्छा, इसमें ये जो है वो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि ईरान अमेरिकी जंगी जहाज़ों पर वापस फायरिंग करेगा और ट्रंप उसको जंग के जवाब के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अब ईरान ने जो कहा, बहरी जहाज़ों को बाकायदा जो वार्निंग जारी की, जो सुनी गई है कप्तानों की जानिब से, ये बताया गया मुख्तलिफ जहाज़ों के, और जो इतलात मिली हैं इनमें उनको जहाज़ों को लगनंदाजों से हटाने की हदायत की गई है। हमारे क्लाइंट जहाज़ों ने तस्दीक की है कि रसूल खैमा और दीगर इलाकों में जो करीब जहाज़ मौजूद हैं उन्हें ये वार्निंग दी गई है कि वो फौरी तौर पे, और उन्हें कॉल मसूल हुई है, फौरी तौर पर लंगर उठाने और अपने जहाज़ों को दुबई की तरफ ले जाने का हुक्म दिया गया है। साथ ही ये भी इंतबाह किया गया है कि अगर उन्होंने तामील ना की तो नतायज की जिम्मेदारी उन पर होगी। ये अब ईरान ने भी इसके ऊपर सख्त पैगाम दिया कप्तानों को, यहाँ से निकल जाओ। इतलात ये है कि अमेरिका ने बहुत सारे जहाज़ों को कायल कर दिया है, बहुत सारी कंपनियों को कायल किया है कि आप एक साथ निकलें, ईरान आप सबके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, हम आपकी फौजी मदद करेंगे, और उसके लिए बहुत सारे हथियार रीजन में पहले से मौजूद है। तो क्या अमेरिका अब एक बड़ी जंग की तरफ जाने लगा है ईरान के साथ? आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये वीलॉग 9-10 बजे के करीब सुन रहे हैं तो ये डेवलपमेंट का टाइम है। हम दूसरे वीलॉग में आपको बता पाएंगे कि एक्चुअली यहां पे हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। ईरान ने इस पे जो स्टेटमेंट जारी किया, जरा वो आप देख लें। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस सारे मामले से जुड़े हुए कुछ हुकाम का नाम लिए बगैर उन्होंने बताया कि हाल ही में ऐलान करदा प्रोजेक्ट फ्रीडम में आबना हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों को अमरीकी बहरी जहाज़ों की तरफ से बराह रास्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर मुश्तमिल ये मामला इस तरीके का नहीं है जैसे रिपोर्ट किया जा रहा है या जैसे ईरान समझ रहा है। उन्होंने कहा जनाब कि ये ममालिक इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इस मुतनाज़ समुद्री रास्ते से महफूज गुजरगाह को मरबूत करने का एक फ्रेमवर्क है। अब ये रिपोर्ट कुछ और बता रही है। वो ये कह रही है कि ये इसलिए नहीं है कि यहाँ से अमेरिका ताकत के बलबूते पे निकालेगा, वो ये कह रहे हैं अमेरिका सिर्फ गाइडेंस दे रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है उसको आप जब पढ़ें तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो ताकत के बलबूते पे काम करेगा, और उसने वार्निंग भी दी है। ईरान ने आपने हुर्मत में किसी भी अमरीकी फौजी कार्रवाई के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर दिया है। सदर ट्रंप के इस ऐलान के जवाब में कि अमरीका आबना हुर्मत से तजारती जहाज़ों की रहनुमाई करने का इरादा रखता है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसे सेंटकॉम गाइडेड मिसाइल डिजास्टर्स और 15,000 फौजी एहलकारों पर मुश्तमिल बताया जा रहा है। यानी इसमें जो अमेरिकन मिसाइल्स हैं वो भी इस्तेमाल होंगे, इसमें 15,000 अमरीकी मरीन्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने ड्रॉप साइट न्यूज़ को बताया कि ईरान की क़यादत आबना हुर्मत में मौजूद हालात को तब्दील करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करती है और भरपूर जवाब देगी। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप के इस इकदाम का बुनियादी मकसद ईरान को तसादुम की तरफ पहला कदम उठाने पर उकसाना है। ये वही बात है जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी जानिब से मुहासरा ख़त्म, तमाम जहाज़ों को हम इंसानियत की बुनियाद पर यहाँ से निकालने वाले हैं, हम जहाज़ों की मदद करेंगे, ईरान बीच में ना आए। ये है जी सादी बात। दूसरी जानिब से ईरान ने जितने जहाज़ आसपास मौजूद थे उन सबको हुक्म दिया कि आप ये एरिया फ़ौरन छोड़ दें क्योंकि यहाँ पे कोई शरारत होने वाली है, अगर आप यहाँ पे रुकेंगे तो जिम्मेदार आप खुद होंगे। तीसरा, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की कोशिश है कि ईरान लड़ाई में पहल करे और उसके बाद कोई बड़ी लड़ाई की जाए। चौथी अहम बात यह है कि खित्ते के अंदर जिस बड़ी तादाद में हवा में ड्रोन्स और तैयारे इस वक्त मूव कर रहे हैं और जितनी बड़ी फौजी और हथियारों की नकलो हरकत हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका इसको लड़ाई के एक जवाब के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। और आखिरी चीज़ जो ईरान ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बताया कि 15,000 फौजियों से और मिसाइल सिस्टम्स के ज़रिए से अगर आप ये करने जाएंगे तो ईरान ऐसी किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है जो मौजूदा हालात को तब्दील करे आबनाए हुर्मज़ में। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप के इस इकदाम का बुनियादी मकसद ईरान को तसादुम की तरफ पहला कदम उठाने पर उकसाना है ताकि कशीदगी बढ़ाने का बहाना मिल सके और वो ईरानी इकदाम के जवाब में मजीद फौजी कार्रवाई को जवाब दे सके। हमारा हतमी मौक़िफ़ यह है कि कोई भी तजारती जहाज़ जो पेशगी हमांगी के बगैर नामजद करदा ममनुआ रस्तों से गुजरने की कोशिश करेगा उसे ईरानी फोर्सेस की तरफ से फौरी तौर पर रोका जाएगा। अगर अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों ने कोई रद्द अमल दिया तो ऐसे इक़दामात का
ईरान की तरफ से फौरी और मुसावी जवाब दिया जाएगा। ओहदेदार ने मजीद कहा कि अमरीकी फौजी जहाज राहदारी के इलाके से बहुत दूर हैं। अगर तजारती जहाज़ों ने हरकत करने की कोशिश की तो उन्हें किसी भी अमरीकी जहाज तक पहुंचने से बहुत पहले ही कार्रवाई का निशाना बना लिया जाएगा। ट्रंप ने मुअस्सर तरीके से इन्हें अपने सियासी खेल में सौदेबाजी का आला-ए-कार बना दिया है। यह है नाजरीन सिचुएशन। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, उसके बाद ईरान का ऐलान कि कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजरेगा बल्कि यहां से दूर चले जाएं। फिर जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हुई है उसमें यह दावा किया गया कि ये वैसा ही कुछ लगता है जैसा 1964 में हुआ था वियतनाम के करीब, और वहां पे भी एक छोटे से तसादुम को बहाना बनाकर एक ऐसी जंग शुरू कर दी गई जो अमेरिका के लिए डरावना ख्वाब बन गई। तो क्या अमेरिका यहां पे भी उसी नौयत की एक जंग छेड़ने जा रहा है जो कई सालों तक जारी रह सकती है? क्योंकि जंग शुरू करना तो आसान है, उसे ख़त्म करना उतना आसान नहीं होता। वहाँ पे अमेरिका के जो है वो बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ फौजियों का नुकसान हुआ था, साजो सामान का नुकसान हुआ था, बल्कि तारीख में वो पहली ऐसी जंग थी जो अमेरिका बुरी तरह हार गया था। एक और भी चीज़ रिपोर्ट हुई है कि एक बड़ा जहाज़ है, तजारती जहाज़, और ये बरतानिया से खबर रिपोर्ट हुई और इसमें दावा किया गया कि उसके ऊपर कुछ छोटी कश्तियों ने अटैक किया है और उसके ऊपर फायरिंग भी की गई है। ये खबर बिल्कुल वैसी खबर है जो 2 अगस्त 1964 को अमेरिकन मीडिया पे चली थी और वेस्टर्न मीडिया पे ये खबर चली थी 2 अगस्त 1964 को, कि छोटे जहाज़ों ने एक बड़े जहाज़ के ऊपर अटैक किया और वहाँ पे फायरिंग का तबादला हुआ। बिल्कुल वैसी ही खबर आज यहाँ पे भी छपी है कि छोटी कश्तियों ने, छोटे जहाज़ों ने अटैक किया एक तजारती जहाज़ के ऊपर, लेकिन कोई नुकसान बड़ा रिपोर्ट नहीं हुआ। अब इन चीज़ों को बहाना बनाकर अगर जंग शुरू की जाती है तो सूरत-ए-हाल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि कुछ ना कुछ करके ये जंग जो है वो ख़त्म हो जाए। ये जंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। एक तो दबाव उनके ऊपर अरब ममालिक की जानिब से आएगा अगर अब दोबारा जंग शुरू होती है कि आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा ईरान के मुकाबले में। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत है, फ़ौजी बहुत बड़ी तादाद में पहुँचा दिए गए हैं, बाकायदा एयरफोर्स का साजो सामान भी पहुँच गया है सऊदी सरजमीन के ऊपर। तो ये एक बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए रहेगा। दूसरा, पाकिस्तान में जो मईशत का एक बहुत बड़ा मसला है उसको कोई और मुल्क बाहर से बैठ के हल नहीं कर सकता क्योंकि वो मुस्तकिल हल नहीं होगा। जो भी आपको कर्जा देगा वो आपके ऊपर बोझ बनता चला जाएगा और फ्यूचर में आपको वो बोझ उतारना पड़ेगा। तो पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंसा है। हर हाल में हमें सिर्फ सूट करती है तो जंगबंदी, इसके अलावा पाकिस्तान को इस रीजन में कुछ भी सूट नहीं करता। नाज़रीन, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है, मैं बाकी खबरों पे आपको नेक्स्ट वीलॉग में आगाह करूंगा, बल्कि एक स्पेशल वीलॉग मैं तैयार कर रहा हूं और वो सारे पाकिस्तानियों को उसके बारे में जानना चाहिए। हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए कि IPPs ने किस तरीके से पाकिस्तानियों का खून निचोड़ा है, पाकिस्तान के हर घर पे डाका पड़ा है, पाकिस्तान के हर शख्स की जेब काटी गई है। पाकिस्तान के हर आदमी को पता होना चाहिए कि किस जर्नैल ने क्या किया, किस सियासतदान ने क्या किया, किसने कितनी जेब काटी और किसने अवाम का खून निचोड़कर अपनी अपनी जेब भरी। ये IPPs का पूरा जो गोरख धंधा है ये किस तरह शुरू हुआ और किस तरह अपने अंजाम को पहुंचेगा, ये तमाम चीज़ों के ऊपर मैं एक बड़ा तफसीली वीलॉग बना रहा हूँ। इसके अलावा 9 मई के हवाले से, क्योंकि वो दिन आ रहा है, उस पर भी हमें बात करनी है। चीज मैं आपके सामने रखते हुए, तो ये फैसले PTI के खिलाफ हो देंगे और हुकूमत क्या कर रही है, एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट है जो कर रही है। ये पाकिस्तानियों को मायूस करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक टेस्ट मैच शुरू कर दिया है। पहले शायद इमरान खान को जल्दी होती थी या उनकी पार्टी को जल्दी होती थी कि इमरान खान को फौरी तौर पे बाहर निकाला जाए, ये वाला मामला किया जाए, यहां पे अपील की जाए, ये वाला मुकदमा लड़ा जाए, फलां एहतजाज को तेज किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब को अब जल्दी कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने अपने आप को बड़ी अच्छी तरह एडजस्ट कर लिया और कन्विंस कर लिया है कि मैं अब इस निज़ाम के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ूंगा। और एक टेस्ट मैच इमरान खान और मौजूदा पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शुरू हो गया। अब ये जो टेस्ट मैच है, इसमें अभी तो 2 महीने का एक प्लान आया कि एहतजाज अभी शुरू होगा, 5 अगस्त को पीक पे जाएगा, उसके बाद फिर क्या क्या होगा, किस किस मरहले से गुजरेगा, ये पूरा एक कंप्रीहेंसिव प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। इनके लोग गिरफ्तार भी होंगे, लोग निकला करेंगे, एहतजाज किया करेंगे। ये निजाम नहीं चलेगा इस तरह। देखिए, होता क्या है कि हुकूमत की कोशिश है किसी तरह निजाम चले। एक साहब गिरफ्तार होकर आए, वो इंटरव्यू दे रहे थे, यानी गिरफ्तार क्या हो गया, लापता होकर ही आए।
और वो बात कर रहे थे शाकिर रेवान साहब के साथ, तो उन्होंने कहा जी देखिए, मुझे कहा गया कि अगर गलत लड़के लड़की की भी शादी हो जाए ना तो फिर भी वो रिश्ता निभाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। हम तो इनको हुकूमत दे चुके हैं, अब जो भी है टाइम तो गुजारना पड़ेगा। यानी इस तरह की बातें भी की जाती है। तो ये हुकूमत को अब धक्का लगा रही है एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ये इसका बोझ कब तक उठाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ होना शुरू हो गए और इसका आगाज सहाफियों की जानिब से हो गया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के सहाफी हैं वो पीडीएम के ऊपर मलबा डालते हैं और जो पीडीएम की जमातों के सहाफी हैं वो एस्टेब्लिशमेंट में मलबा डालते हैं। ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है और इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने अब बाजू में रोड़ना शुरू करने हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के भी बहाने से। तो ये चीजें आप आने वाले दिनों में देखेंगे। देखिए, इमरान खान साहब ने टेस्ट मैच की बुनियाद रख दी है क्योंकि उनके पास ये इंफॉर्मेशन है कि मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के पास मईशत चलाने का कोई प्लान नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क बन गया है जहां से सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। कोई मुल्क से जाने वाले लोग जो हैं जिन्होंने अपने मुल्क को अलविदा किया, उनमें नंबर 1 पे पाकिस्तान है पूरी दुनिया में। आबादी में हम नंबर 1 नहीं है, बहुत नीचे है, लेकिन हम दुनिया में नंबर 1 है जो लोग मुल्क छोड़कर चले गए। और सर्वे करवा ले, हर आदमी मुल्क छोड़ना चाहता है, कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहा। तो अदम एतमाद है एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में और मार्केट जो है मकामी वो तबाह हो चुकी है, मुकम्मल तबाही का शिकार है। और इस एस्टेब्लिशमेंट के पास किसी किस्म का कोई भी माशी प्लान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए कुछ लोग हैं वो दिहाड़ियां लगा रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि जावेद लतीफ साहब ने कहा था कि एजेंसियों के कुछ लोगों ने इलेक्शनों में दिहाड़ियां लगवाई और उन्होंने लोगों से पैसे ले लेकर सीटें बांटी है और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको सीटें नहीं दी गई। लिहाजा अब जो ज़िमनी इलेक्शन इतने बड़े पैमाने पर करवाने की तैयारी हो रही है, जो इतलात आ रही है पाकिस्तान से, उनमें तो यह है कि लोग वोट डालेंगे इमरान खान साहब को, लेकिन उम्मीदवार जितवाया जाएगा वो जो पैसे भर के आएगा। और कीमत रख दी गई है जनाब, कौमी असम्बली की सीट और सूबाई असम्बली की सीट की ये कीमत है, इतना पैसा आप पहुंचा दें फला बंदे को और उसके नतीजे में आपको फॉर्म 47 जारी करवा दिया जाएगा। तो यहां पे लोग अपनी जेबें और अपने अकाउंट्स भरेंगे, अपने जाली अकाउंट्स को भरेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये जो मर्जी कर ले अल्टीमेटली इनको शिकस्त होनी है। अभी जो अफसरान अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे भरते हैं ना कई लोग, ये हमेशा से पाकिस्तान में सिलसिला चलता है। अफसरान ने पैसे भरने बंद कर दिए, अब वो कोई पोस्टिंग और ट्रांसफर लेने को तैयार नहीं, काम ही रुका हुआ है। लेकिन अफसरान की जेबें भी तब भरती हैं जब कोई काम चल रहा हो। ब्यूरोक्रेसी की मुझे तब होती है जब मुल्क के अंदर मईशत का साइकिल चल रहा हो, फिर उनकी मौज होती है। अब मईशत का साइकिल चल नहीं रहा तो लोग अब ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी पैसा खर्च नहीं कर रहे। 2-4 चीजें मुझे पता चली कि फलां पोस्ट के लिए फलां बंदा पैसे भरना चाह रहा था लेकिन उसने इनकार कर दिया, जी मैं नहीं। और लोगों को यह भी पता है कि हमें 3 साल के लिए तैनात किया जाएगा और पता चले कि दूसरे महीने पाकिस्तान में इनकलाब आ गया या लोग गले पड़ गए एस्टेब्लिशमेंट के और सारा निजाम बदल गया, तो मैं 3 साल के पैसे भर के फौरी तौर पर फारिग हो जाऊं तो मेरे पैसे कौन भरेगा। तो ये इस तरह के मामला पाकिस्तान में एक बेयकीनी की सूरत हाल है जो चल रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता 72 घंटे अगर आप उनके देखें तो उनके अगर आप बयानात निकालें तो वो बैक वक्त अलग अलग बातें कर रहे हैं। यानी वो एक ही वक्त में ऑपरेशन के साथ भी हैं, सेम टाइम में वो मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ भी हैं, सिक्योरिटी एजेंसियों को दहशतगर्दों का मददगार भी कहते हैं और फिर उनकी